हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बताएंगे। ऑडियो वीडियो ठीक है? गुड मॉर्निंग जतेव जी। जल्दी से ऑडियो वीडियो बताएंगे। ऑडियो वीडियो ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा। एंड यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स पीवाई के वेदांत से 100+ मॉक टेस्ट। एंड ये रहा हमारा कोड। यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। और लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था, क्या कुछ डेफिनेशन है वो भी डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा आपको मैंने कल नोट्स जो अपलोड करे हैं, ठीक है, नहीं अभी 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 ज्वाइन किया क्लास, सॉरी स्टार्ट किया क्लास, ठीक है। चलो, और कल मैंने आपको नोट्स अपलोड करे हैं। उसमें मैंने और भी कुछ ऐड करा था, जैसे कि बुक्स के नेम है ना, जो कि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ जुरिस्प्रूडेंस हमने डिस्कस कर लिया था कि जुरिस्प्रूडेंस जो है वो लैटिन वर्ड जुरिस्प्रूडेंसिया से लिया गया है। जुरिस मीन लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन नॉलेज, ठीक है। तो जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी थी, लेकिन जुरिस्प्रूडेंस जो है वो आपका जुरिस माने लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन नॉलेज ऑफ लॉ। बोले कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है? मेथड है जिसके अनुसार इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं सोर्सेस ऑफ लॉ एंड वैलिडिटी ऑफ लॉ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ एंड फंक्शनिंग ऑफ लॉ एंड इफेक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ये सब जो है हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि बेंथम जो कि फादर है जुरिस्प्रूडेंस के, उन्होंने फर्स्ट टाइम एनालाइज किया था कि लॉ है क्या। उन्होंने अपनी जुरिस्प्रूडेंस की स्टडी को 2 पार्ट में डिवाइड करा था, और जिसमें एक्सपोस्टोरियल अप्रोच और सेंसोरियल अप्रोच, 2 अप्रोच उन्होंने दी थी। ठीक है। उसके अलावा डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, ऑस्टिन ऑस्टिन ने कहा है कि साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है। ठीक है, कि जुरिस्प्रूडेंस आपका साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, कंसर्न जो कि कंसर्न करता है पॉजिटिव लॉ से, एंड लॉ स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, उन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि लॉ में कुछ भी गुडनेस नहीं है, बैडनेस नहीं है, ये सभी के लिए क्या है, सेम। अब बात करें, उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करा था, जर्नल जुरिस्प्रूडेंस एंड पार्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जर्नल जो कि सभी के लिए कॉमन है, पार्टिकुलर मीन किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। हॉलैंड की डेफिनेशन थी फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है। आपको जो नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं उसमें बिल्कुल भी, जैसे कल था ना कि क्रिटिसिज्म, इसने क्रिटिसाइज किया उसने किया, नहीं, बिल्कुल क्लियर और साफ साफ आपको नोट्स दिए गए। ठीक है, तो देख लेना उसको। ठीक है, काफी अच्छे नोट्स प्रोवाइड करें कल। तो हॉलैंड की डेफिनेशन, जिसमें फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ उन्होंने कहा जुरिस्प्रूडेंस को, एंड ये कहा कि जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स बाय द सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। एंड उन्होंने जो सेकंड डेफिनेशन दी, उन्होंने दी सालमन ने। और सालमन साहब ने कहा कि जुरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ। ठीक है, कि साइंस ऑफ लॉ है, बाय लॉ ही मींट लॉ ऑफ लैंड और अ सिविल लॉ। और उन्होंने जुरिस्प्रूडेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जेनेरिक और स्पेसिफिक। जेनेरिक मीन दिस इंक्लूड the entire body of legal doctrine. Specific mean this deal with a particular department or any portion of the doctrine. ठीक है, और स्पेसिफिक को फर्दर 3 पार्ट में और डिवाइड किया था। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कीटन की डेफिनेशन। कीटन ने कहा है jurisprudence as a study and systematic arrangement of general principle of law. According to him, jurisprudence deal करता है with a distinctive between the public and private law. ठीक है, इसके अलावा रॉस्को पॉन्ड ने jurisprudence as a science of law की बात कही, और उन्होंने लॉ को इन ज्यूरिडिकल सेंस में यूज किया। इसके अलावा जो डाइस एंड हिगिस की डेफिनेशन थी, उन्होंने, वे बिलीव करते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस एज थे एनी थॉट और राइटिंग अबाउट द लॉ, कि आप कुछ भी विचार रखते हैं और कुछ भी लिखते हैं उसे लॉ के लिए, ठीक है, उसको जुरिस्प्रूडेंस कहा। इसके अलावा जो केसी एलन है, उन्होंने साइंटिफिक सिंथेसिस की बात कही कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एक साइंटिफिक सिंथेसिस है ऑफ ऑल एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। और जेडब्ल्यू पैटर्न कहते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस इज अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी, एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी है जो कि किसी वन कंट्री के लिए नहीं है, बल्कि जर्नल नोशन ऑफ लॉ की बात करता है। जुलिस स्टोन बात करते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस इज द लॉ एक्स्ट्रा वर्जन।
मैंने कहा था जब भी लॉयर एक्स्ट्रावर्जन आएगा तो आंख बंद करके आपको जुरिस्प्रूडेंस लगा देना, सॉरी एजुलस टोन लगा देना, ठीक है। तो इट इज अ लॉयर एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन ऑफ प्रिंसिप्स आइडियल्स एंड टेक्निक ऑफ लॉ इन लाइट डिराइव फ्रॉम द पास्ट नॉलेज इन डिसिप्लिन अदर देन लॉ, ठीक है, ये हमने डिस्कस करा। इसके अलावा जो ग्रे साहब हैं उन्होंने कहा कि जुरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ एंड स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल जो कि फॉलो किए जाते हैं किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और अल्पिन ने डिफाइन करा है कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है, इज अ नॉलेज ऑफ थिंग डिवाइन एंड ह्यूमन एंड साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट की उन्होंने बात करी, ठीक है। और इसके अलावा एचएल हार्ट ने काफी ज्यादा अच्छी डेफिनेशन दी है, उन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स दिए, ठीक है, इतना याद रख लेना। और जो रूल है वो एक्सप्लेन करते हैं नेचर ऑफ लॉ, ठीक है। अब नेचर एंड स्कोप डिस्कस किया था तो इसको बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट की क्या याद रखना है, अल्पियन का ह्यूमन एंड डिवाइन नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, ठीक है। ये नोट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से जैसे बिल्कुल क्लियर से और बिल्कुल डायरेक्ट से नोट्स दिए हैं, तो देख लेना उसको, ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहे थे कि मैम क्लास लेट क्यों ज्वाइन होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरा ना सिस्टम जो है उसमें 10 मिनट टाइम पीछे है, और जब तक ये टाइम 10 यहाँ नहीं बजेंगे तब तक लाइव का ऑप्शन नहीं आता। तो आज जैसे मैंने क्लास अपनी शेड्यूल करी थी 9:55 पर, तो 10:05 पर जो है वो क्लास हमारी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो एक मतलब 1-2 मिनट या 5 मिनट वेट कर लिया करो, ठीक है। चलो, सालमन ने क्या कहा है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ कहा, और इन्होंने 2 टाइप दिए, जेनरिक और दूसरा स्पेसिफिक। ग्रे साहब कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ। हॉलैंड ने फॉर्मल साइंस की बात करी है, और डॉक्टर एलन ने, प्रोफेसर एलन ने साइंटिफिक सिंथेसिस की बात कही है। कीटन कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की स्टडी क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। एंड इसके अलावा कहाँ गए, हाँ, अल्पिन ने कहा ह्यूमन एंड डिवाइन नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, एंड जॉन ऑस्टिन ने फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा, और ये कहा कि पॉजिटिव लॉ का क्या मीनिंग है, मेड बाय सॉवरन, कि ये सॉवरन के द्वारा बनाया जाता है। ही वाज द फर्स्ट जूरिस्ट, वो एक ऐसे फर्स्ट जूरिस्ट थे जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को एज अ साइंस कहा, और उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को 2 टाइप में डिवाइड करा, जनरल जूरिस्प्रूडेंस एंड पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। सालमन ने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करी, और उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को 2 टाइप में डिवाइड करा कि जेनरिक जूरिस्प्रूडेंस और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। एंड हॉलैंड कहते हैं फॉर्मल साइंस ऑफ लॉ। जो भी क्लास में अभी अभी आए हैं जल्दी से बता देंगे कौन क्लास में आया है। ये हम इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको मैंने बहुत डिटेल में एक एक वर्ड को एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं उसको। और प्रोफेसर एलन कहते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस इज अ साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ठीक है। एंड कीटन साहब कहते हैं जुरिस्प्रूडेंस की स्टडी कैसी है, कि जुरिस्प्रूडेंस एक ऐसी स्टडी है एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का। रेखा जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो कल की क्लास का देख लेना, ठीक है। और कौन आ गया भाई, बहुत बढ़िया। चलो, इसके अलावा एक्चुअली हार्ट ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल दिए हैं। प्राइमरी रूल का क्या मीनिंग होता है, विच इम्पोज अ ड्यूटी। रेखा जी मैंने इस बार जो है नोट्स में कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज किया है इस वाले जूरिस्प्रूडेंस में। तो इसमें जो आपको पहले बुक्स नहीं बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर बुक्स भी ऐड करी गई है, और जो डेफिनेशन है वो बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बताई यहाँ पर नोट्स में बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको नोट्स को भी देख लेना अच्छे से, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल दिए किसने, एक्चुअली हार्ट ने। प्राइमरी रूल का मीनिंग होता है रूल, एंड ये मतलब रूल्स जो कि इम्पोज करते हैं ड्यूटी,
ठीक है। सेकेंडरी रूल्स का क्या मीनिंग है? जो कि कन्फर करते हैं पावर, वेयर बाय न्यू ड्यूटीज may be created and defective duties may be varied or repealed। और जिलिस्टोन ने लॉयर एक्स्ट्रावर्जन कहा, लास्की ने आइज ऑफ लॉ कहा, पीटरसन ने सोशल साइंस कहा। ठीक है। काइंड ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि बेंथम ने अपनी स्टडी ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को टू टाइप में बताया कि टू टाइप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस होते हैं, एक्सपोस्टोरियल मतलब लॉ एज इट इज, और सेंसोरियल की लॉ आउट टू बी। एंड ऑस्टिन साहब ने टू टाइप में डिवाइड किया, जेनरिक, जनरल और पर्टिकुलर। साल्मन ने जेनरिक एंड स्पेसिफिक की बात कही। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड का क्या मतलब होता है कि ऐसा पॉजिटिव लॉ जिसको सैंक्शन मिल गई होती है, जिसको मान्यता मिल गई होती है, उसे हम कहते हैं कि लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड जिसको सैंक्शन नहीं मिली होती है, जिसको मान्यता नहीं मिली होती है। ठीक है। अब चाहे आपका हिंदी मीडियम है, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम है, आपको इंग्लिश में ही जो है वो बुक्स के नाम याद रखते हैं। देखो, जब मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर ये तो चलो पहले वाला ठीक है कि इन्होंने हीगो ग्रॉटस ने डी ज्वर वैली एक पेसिस की बुक लिखी। ठीक है। दूसरा देखना, लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइन। डिफाइन विधान के सिद्धांत, नैतिकता और विधान के सिद्धांतों का परिचय। तो आपको एज इट इज इंग्लिश में ही बुक्स याद रखनी है। बुक्स दी है हिगोग्राटस ने सबसे पहले, डी ज्वर वैली एक पेसिस, जो कि हमने इंटरनेशनल लॉ में भी डिस्कस किया था, याद होगा किसी को तो। ये बुक जो है वो किस पर थी? ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, यानी कि इंटरनेशनल लॉ पर ये बुक थी, 1625 की बुक है। उसके बाद बेंथम ने लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करा, थ्योरीज ऑफ लेजिस्लेशन कहा, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन कहा। ठीक है। तो इन बुक्स को एज इट इज ही याद रखना है। ऑस्टिन ऑस्टिन ने कहा कि प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन। अब देखो कि इन्होंने बुक का नाम दिया है प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन। यदि आप हिंदी में बात करें तो न्याय शास्त्र का प्रांत निर्धारित। तो ये बुक का नाम आपको एज इट इज ही याद रखना है। ठीक है। जुलिस्टोन ने प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस रीडिटरमाइन और लीगल सिस्टम एंड लॉ रीजनिंग की बात उन्होंने कही है, कि वो बुक उन्होंने लिखी। इसके अलावा आयरिंग आयरिंग जो है, उन्होंने, उनकी बुक है लॉ एज अ मीन टू एन एंड। ठीक है। कि आयरिंग की बुक थी लॉ एज अ मीन टू एन एंड। पॉन्ड ने ज्यूरिस्प्रूडेंस, सिंपल ज्यूरिस्प्रूडेंस उन्होंने अपनी बुक का नाम रखा था। उन्होंने बुक जो पब्लिश करी थी, एच.एल. हार्ड ने द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बुक लिखी थी। इसके अलावा फूलर, इसके अलावा जो फूलर हैं वो उन्होंने बुक लिखी है द मोरालिटी ऑफ लॉ। और मैंने जो उन्होंने एंशिएंट लॉ की बुक जो है वो लिखी है। अब फ्रीडमैन है, उन्होंने बुक लिखी है लॉ इज इन चेंजिंग सोसाइटी। ठीक है। कि बदलते समाज में कानून। और हॉर्नफील्ड ने फंडामेंटल लीगल कंसेप्शन जो है वो ये बुक लिखी है। पेटन ने अ टेक्स्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इनको एज इट इज याद रख लेना। और गुड हार्ट ने इजी एंड सॉरी एसे इन ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड कॉमन लॉ बुक लिखी है। और सेवेनी ने दास रेक्ट्स डेस बेस्टीजाइज। ठीक है। इस बुक को का नाम थोड़ा सा टफ है, लेकिन याद रह जाएगा कि इन्होंने लिखी है। अब जो बहुत टफ होता है वो याद रहता है, वो इजी रहता है, बहुत इजी हो वो याद रह जाता है। चलो, द लॉ ऑफ पोजेशन एंड सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ, उन्होंने ये बुक लिखी है। बकलैंड ने सम रिफ्लेक्शन ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बुक लिखी है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है। ये तो था हमारा जो बुक। चलो, अब हम करते हैं नेक्स्ट। यहां तक बताना सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइए। ठीक है। रेखा जी, कल वाले नोट्स अपलोड हो चुके हैं और देख लीजिएगा उसको जाके। ठीक है। चलो, उसके अलावा हमने सोर्सेस ऑफ लॉ भी जो है वो थोड़ा सा चार्ट के थ्रू डिस्कस करा था, लेकिन आज उसको डायरेक्ट करते हैं। एक मिनट।
अरे मुझे माउस का एक कर्सर ही नहीं मिल रहा, कहाँ गया? हाँ, रट्टा मार के याद करना पड़ेगा इसको तो, डेफिनेशंस को। अरे एक मिनट। चलो अब हुआ ठीक ही है। चलो, यहाँ से एक बार मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे, रेखा जी याद है? तो मैंने एक एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी था उसमें कि कौन से ऐसे जूरिस्ट हैं जिन्होंने सोर्स ऑफ लॉ को मटेरियल एंड फॉर्मल सोर्स में डिवाइड करा है। तो कौन थे? जॉन साल्मन। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ। तो जॉन साल्मन एक लीगल स्कॉलर है, उन्होंने क्लासिफाई किया था सोर्स ऑफ लॉ को इनटू मेनली टू कैटेगरीज में। सबसे पहले मटेरियल सोर्स और दूसरा फॉर्मल सोर्स। ठीक है, मटेरियल सोर्स में क्या आता है, बोले कि ऐसा जब मतलब कोई आपको लॉ लीगल प्रिंसिपल जो कि सिर्फ आपको एज इट इज दे दिए जाते हैं, सिर्फ आपका कंटेंट आपको दिया। Material source of law are those source, ऐसे source from which the law get its content, जिससे सिर्फ क्या मिलता है आपको, हमें कंटेंट मिलता है और मैटर, बट नॉट इट्स वैलिडिटी, बट इसकी इतनी वैलिडिटी नहीं होती। जैसे कि देयर आर द टू टाइप ऑफ मटेरियल सोर्स, कौन कौन सी है? लीगल और हिस्टोरिकल सोर्स। ठीक है, लीगल सोर्स में वो सोर्स आते हैं जो कि जैसे कि एक दस्तावेज के रूप में, या आप देखिए कि डॉक्यूमेंट के रूप में आपको दिए जा सकते हैं, जो कि क्रिएट करते हैं लीगल रूल। और किसके द्वारा बनाए गए होते हैं? वो स्टेट के द्वारा, सोवरन के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो है वो बनाए गए होते हैं लीगल सोर्स। और ये अथॉरिटेटिव इन नेचर होते हैं और फॉलो करने पड़ते हैं किसको? ठीक है, तो दोज आर द सोर्स और इंस्ट्रूमेंट दैट परमिट न्यूअर लीगल प्रिंसिपल टू बी क्रिएटेड। ठीक है, यहां पर बोला कि ये स्रोत या उपकरण है जो कि कानूनी सिद्धांतों को बनाने में अनुमति जो है वो देते हैं। अकॉर्डिंग टू साल्मन, लीगल सोर्स एंड ऑफ इंग्लिश लॉ कैन फर्दर, इनको क्लासिफाइड किया है कि लीगल सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ, ठीक है, कि लीगल सोर्स को इंग्लिश लॉ में चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन से? जो हमारी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेशन मीन जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर या हमारी यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ, ठीक है, वो। और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या होते हैं? क्या होते हैं आपके वर्ड्स में? प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन जिसको लोअर कोर्ट फॉलो करती है उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। कस्टमरी लॉ एंड कन्वेंशनल लॉ। कस्टमरी लॉ के कुछ ऐसे लॉ जो कि कस्टम से बने होते हैं और बाद में उनको लॉ के द्वारा सैंक्शन मिल जाती है। कन्वेंशनल लॉ पारंपरिक, जो कि किसी एग्रीमेंट से बनते हैं। ठीक है, अब हिस्टोरिकल सोर्स। हिस्टोरिकल सोर्स के बारे में उन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस और द डेवलपमेंट ऑफ लॉ
without giving effect to its validity or authority. These source influence legal rule indirectly. कि ऐतिहासिक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो कानून की वैधता और या अधिकार के प्रभाव भी किए बिना जो है वो कानून के विकास को प्रभावित करते हैं, कि उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है हिस्टोरिकल, जैसे कि हिस्ट्री में पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि हमारा सती प्रथा था, या हमारा सती प्रथा, या विवाह पहले नहीं होते थे तो पुनर्विवाह के लिए रीमैरिज एक्ट बनाया गया। तो जो पास्ट में जो घटनाएं हो गई होती हैं उनको देखकर हम जो है वो नया लॉ बनाते हैं। तो these sources influence legal rule indirectly. The difference between the legal and historical source is that all law, ठीक है, इसकी सभी लॉ की अपने अपनी हिस्टोरिकल सोर्स होते हैं। जैसे कि कोई भी, अब देखो मान लीजिए हम बात करें कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है। तो ये केस आया था कि पहले वुमेन्स कहाँ जा रही थी, वर्किंग प्लेस पर जा रही थी, और उनके साथ जो है वो ऐसे हरासमेंट उनको देखना फेस करना पड़ रहा था। तो उन्हीं सिचुएशन को देखते हुए हमारे साथ पास्ट में कोई घटना हुई ना, उसको देखते हुए क्या हुआ, केस आया, केस के बाद जो है वो विशाखा गाइडलाइंस बनाई गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन फिर बाद में उन्हीं गाइडलाइन पर बेस्ड जो है वो क्या लॉ बना दिया, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 का। तो चाहे कोई भी लॉ बनाया जाता है उसका कोई ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता है जिसको ध्यान रख के जो है वो हम क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, ठीक है। अब फॉर्मल सोर्स क्या होते हैं? ऐसे सोर्स ऑफ लॉ आर इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द स्टेट मैनिफेस्ट इट्स विल, कि ऐसे सोर्स जिनको स्टेट बनाती है, ऐसे लॉ जिनको स्टेट बनाती है, जैसे कि इन जनरल स्टैट्यूट और जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये सब क्या है, मॉडर्न फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ है। और ये कहा जाता है कि लॉ डिराइव होता है इट्स फोर्स, अथॉरिटी और वैलिडिटी फ्रॉम इट्स फॉर्मल सोर्स। अब अकॉर्डिंग टू कीटन क्या कहते हैं? कीटन ये कहते हैं कि द लॉ क्लासिफाइड बाय, ठीक है, कि लॉ क्लासिफाइड सोर्स ऑफ लॉ इनटू द फॉलोइंग बाइंडिंग सोर्स और परसुएसिव। एक मिनट रुकना, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू कीटन, अब हमने क्या देखा कि सालमेंट साहब ने मटेरियल और अपना हिस्टोरिकल सोर्स में जो है वो इसको डिवाइड करा, ठीक है। अब कीटन ने जो है वो क्लासिफाई किया लॉ को बाइंडिंग सोर्स और परसुएसिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। क्या बताना है एक और, ये वाला जॉन सालमन ने लॉ को कैटेगराइज किया, यानी कि डिवाइड किया टू पार्ट में, मटेरियल सोर्स और फॉर्मल सोर्स, ठीक है, टू पार्ट में। मटेरियल सोर्स में उन्होंने कहा कि ऐसा लॉ जो कि हमें कंटेंट की तरह मिलता है और हम उसकी इतनी ज्यादा वैलिडिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने टू पार्ट में जो डिवाइड किया कि लीगल सोर्स जिनको कानूनी मान्यता मिल गई होती है, और जो बनाए गए होते हैं किसी सोवरेन अथॉरिटी के द्वारा, स्टेट के द्वारा बनाए गए होते हैं, और कोर्ट में उसको फॉलो करना ही पड़ता है। According to Salmon, legal source of law of English law can be further classified into 4 categories. तो सबसे पहले legislation, precedent, customary law and convention law, ठीक है, कि legislation में आता है हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ, ठीक है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन। कस्टमरी लॉ होते हैं, जैसे कि आपके कस्टम, बहुत सालों से कस्टम चल रहे हैं, कोई रीति रिवाज बहुत सालों से चल रहा है, उसको बाद में लॉ बना दिया जाता है, ठीक है। और कन्वेंशनल लॉ, कि जैसे हमारी ट्रीटीज हो गई या हमारे जो भी एग्रीमेंट से लॉ बनते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन लॉ।
इसमें हमने हिस्टोरिकल भी देख लिया, और हिस्टोरिकल मीन हिस्टोरिकल सोर्स ऐसे मतलब कोई भी लॉ बनाया गया है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट जरूर होता है, और हम उसी हिस्टोरिकल चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, लीगल रूल जो है वो बनाते हैं। फॉर्मल सोर्स, फॉर्मल सोर्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेट के द्वारा जो है वो स्टेट अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो बनाता है, और जैसे कि इन जनरल स्टैट्यूट और जुडिशियल प्रेसिडेंट, ये सब क्या है, मॉडर्न फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, और इनमें ये कहा जाता है कि लॉ ड्राइव होता है इट्स फोर्स, अथॉरिटी और वैलिडिटी फ्रॉम इट्स फॉर्मल सोर्स। अब सेकेंड है, आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू कीटन साहब के अकॉर्डिंग टू पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है सोर्स ऑफ लॉ को, बाइंडिंग और परसुएसिव। बाइंडिंग मीन बाध्यकारी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, कि जैसे बोला कि कुछ एक जैसे आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लैंडमार्क जजमेंट आती है, तो बोला कि जजेस जो है वो बाउंड होते हैं, जो लोअर कोर्ट वाले जजेस होते हैं ना, वो बाउंड होते हैं उसको फॉलो करने के लिए। तो बाइंडिंग मतलब किसी, जब जो लोअर अथॉरिटी है वो बाउंड होती है कि उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, तो वो होता है बाइंडिंग सोर्स। एंड परसुएसिव, जहां पर कोई भी किसी भी अथॉरिटी को पर फोर्स नहीं लगाई जाती कि आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, वो उसकी पर्टिकुलर इच्छा पर जो है वो डिपेंड करता है, वो होते हैं परसुएसिव, की प्रेरक स्रोत जिनको बाध्यकारी नहीं माना जाता। ठीक है, यहां तक समझ आ गया कि बाइंडिंग सोर्स जज क्या होते हैं, बाउंड होते हैं टू अप्लाई सच सोर्स ऑफ लॉ इन केस। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ऐसे स्रोत जो कि कानून या न्यायिक मिसालें और रीति रिवाज है। परसुएसिव सोर्स ऐसे होते हैं जो कि बाइंडिंग नहीं होते, और ये जज की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि उन्हें वो फॉलो करना है या नहीं करना। बस ये है कि वो जब भी अपना डिसीजन देंगे तो उस, यदि उन्होंने कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट या कुछ भी फॉलो नहीं करा है, तो उसके लिए उनको फैक्ट भी वहां पर मेंशन करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर रीजन था, रीजन भी मेंशन करना पड़ेगा। कि परसुएसिव सोर्स जो कि बाइंडिंग नहीं होते हैं, लेकिन जब किसी विषय पर जो है निर्णय लेने के लिए बाध्यकारी स्रोत उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें ध्यान में रखा जाता है। ऐसे स्रोत हैं आपके परसुएसिव। ठीक है, आप बताइए जल्दी से, समझ आ गया, कंप्लीट समझ में आ गया? ठीक है, अब है आपका द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजेस। स्टेयर डिसीजेस का क्या मीनिंग होता है, रेखा जी बताएंगे जल्दी से? पढ़ा है ना आप लोगों ने पहले? तो डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजेस का क्या मीनिंग होता है? The authority of judicial precedent is based on doctrine of stare decisis. The term decisis mean not to disturb, the undisturbed. In other words, precedent that have been valid for a long time but must not be disturbed. कि एज इट इज ही रहने देना। ठीक है, जैसे ही आपकी प्रेसिडेंट जैसे कि जो भी जजमेंट हुई आई, ठीक है, उसको एज इट इज अपने केस में आपको यूज करना है। कि मीन नॉट डिस्टर्ब द अनडिस्टर्ब, कि डिस्टर्ब नहीं कर, जो जैसी वैसी जैसा जजमेंट आया, ठीक है, मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट ने उसको वो बाउंड है उसको एज इट इज फॉलो करने के लिए। जैसे इन इंडिया में बोला कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं, बाउंड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ हायर कोर्ट। ठीक है, हायर कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करने के लिए जो है वो बाउंड होते हैं कौन, सबॉर्डिनेट कोर्ट। द हायर कोर्ट आर बाउंड बाय इट्स ओन प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे कि बात करें, अब मैं आपको बताती हूँ, ये हाई कोर्ट है। ठीक है, ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। कौन कौन से अलग अलग स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जल्दी से बताएंगे? जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात या हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल। ठीक है, इस तरह से अलग अलग हाई कोर्ट है। तो बोला ये सब हाई कोर्ट जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजन को फॉलो करने के लिए क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। यानी कि जो जजमेंट आएगी, ठीक है, जो भी डिसीजन होगा उसको लोअर कोर्ट फॉलो करेगी। ठीक है, तो इसीलिए, अच्छा प्रियंका शर्मा भी है, चलो कोलकाता से, बहुत बढ़िया बात है। देखो कि अब देखो कि हमारा जुडिशरी का सिस्टम कैसा है। ये हम आ गए सबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट, इससे ऊपर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना,
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर क्या है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। एंड इसके ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करना जो है वो, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला कि हाई कोर्ट्स अदर दूसरे हाई कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करने के लिए बाइंडिंग नहीं होते, जैसे कि ये अपनी बिल्कुल एक मतलब सबके पास ये इक्वल पावर है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता, है ना, इस तरह से सभी हाई कोर्ट्स के पास इक्वल पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करने के लिए बाइंडिंग है हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट अब दूसरे हाई कोर्ट के डिसीजन को फॉलो करने के लिए बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि देयर डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, लेकिन इनके डिसीजन सबऑर्डिनेट कोर्ट को फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन इन केस देखो, मान लीजिए फैमिली का कोई मैटर है ना, फैमिली कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन, हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया, इसके अलावा दूसरे हाई कोर्ट ने भी थोड़े टाइम बाद जो है वो एक और जजमेंट दे दिया उसी सेम फैक्ट पर, ठीक है, सेम सर्कमस्टांसेस थे, सेम फैक्ट थे उस केस के, और ये डिसीजन दे दिया। तो अब आपको, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कि आपको कौन सा डिसीजन जो है फॉलो करना। बोले कि इन केस यदि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बिटवीन द डिसीजन ऑफ कोर्ट विद द सेम अथॉरिटी, इनके पास सेम अथॉरिटी है ना, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट के पास सेम अथॉरिटी। तो जो लेटेस्ट डिसीजन, लेटेस्ट मतलब जो भी अभी जैसे थोड़ा टाइम, ये जैसे कि मान लीजिए एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया है 2022 में, एक का आया 2000, जैसे एक का 2022 में आया, एक 2023 में आया, तो जो लेटेस्ट आया होगा ना, हम उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। ये कहां पर बताया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी के भी डिसीजन को फॉलो करने के लिए बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी है। इवन की अपनी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा ही कोई डिसीजन दिया होगा, उसको भी फॉलो करने के लिए बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर नॉट बाइंडिंग ऑन इटसेल्फ, खुद के ऊपर बाइंडिंग करने, बाइंडिंग नहीं है उनका डिसीजन। इन दिस कंसिक्वेंट subsequent case where there are the sufficient reason to deviate from the earlier decision, the Supreme Court can do so. ठीक है, अब बताओ, समझ आ गया कंप्लीट? किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताओ। देखो, बोला कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सब फॉलो करेंगे, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसके अलावा चाहे, हाँ, सुपर कोर्ट का डिसीजन पर हाई कोर्ट फॉलो करना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं होगा। यस यस, कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे लोअर कोर्ट है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन खुद, मतलब उस पर कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है, उसको अपनी ही, इवन की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन भी वो फॉलो नहीं करना चाहे तो ना करे, वो उस पर कोई बाइंडिंग नहीं। इसके अलावा हाई कोर्ट सेम अथॉरिटी है, तो सेम अथॉरिटी एक दूसरे के डिसीजन को फॉलो करना, ये भी जो है वो उनको कोई भी बाइंडिंग नहीं है, यानी कि उनकी खुद की इच्छा है कि वो इस डिसीजन को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। यहां तक था। तो अब बताइए, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा का क्या मीनिंग होता है? सबने पढ़ा है ना सबने सीपीसी में, कि एक बार डिसीजन दे दिया, सेम पार्टीज हैं, सेम सब्जेक्ट मैटर है, तो हाँ, हाई कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट फॉलो नहीं करने के लिए बाउंड है। हाँ, कि एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरा हाई कोर्ट फॉलो करना चाहे या नहीं करना चाहे, वो उसकी खुद की इच्छा पर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। चल, रेस जुडिकाटा का मीनिंग क्या होता है? द टर्म रेस जुडिकाटा मीन सब्जेक्ट मैटर जो कि क्या हो चुका है, निर्धारित हो चुका है, एडजर्ड हो गया, एज पर द लीगल डॉक्ट्राइन, या एज पर द रेस जुडिकाटा यस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग, एक बार कोई लॉ सूट डिसाइड हो गया, ठीक है, उसमें रेज हुआ सेम इशू, ठीक है, सेम फैक्ट थे, सेम पार्टीज थी, तो बार बार बोला कि रेज नहीं किया जाएगा केस, कि बार बार जो है वो एक ही पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए केस फाइल नहीं कर सकती। यदि ऐसा हो तो क्या होगा? तो लोग मानेंगे ही नहीं ना, बार बार केस फाइल करते रहेंगे, एक बार हार जाएंगे, दोबारा से फिर से
केस फाइल करेंगे, है ना। अब तो ये एक सीक्वेंस बनाया कि यहाँ लोअर कोर्ट से आप जाओगे तो आपको हायर, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। अदरवाइज उसके भी काफी ज्यादा लिमिटेशंस हैं कि आपको अपील इतने टाइम तक भी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें नहीं जाते हैं, वो तो बहुत लंबा कंसेप्ट है, लेकिन रेस जुडिकाटा का मीनिंग सबको समझ आ गया ना। सेम पार्टीज है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेम इशू है, तो आप सेम कोर्ट में बार बार जो है वो केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अब रेशो डिसेंडाई, इसका क्या मीनिंग होता है? मीन रीजन फॉर डिसीजन। एज पर सालमेंट, सालमेंट कहते हैं कि प्रेसिडेंट is a judicial decision that contain a legal principle with an authoritative element called ratio decidendi. ratio decidendi का मीनिंग क्या होता है? हाँ, सेम पार्टी बार्ड होती है कि आप सेम केस को फिर से फाइल नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। रेशियो डिसेंडाई का मीनिंग क्या होता है? मीन रीजन फॉर द डिसीजन, कि क्या पर्टिकुलर रीजन था जिसकी वजह से ये डिसीजन दिया गया। अब जो आपने कभी भी जजमेंट पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, चाहे लोअर कोर्ट की जजमेंट आती है उसमें सबसे पहले पार्टीज का नाम होता है ना, फैक्ट्स होते हैं कि ये फैक्ट थे, उसके बाद प्रोसीडिंग भी बिल्कुल सब कुछ मेंशन करा होता है कि जैसे कि एविडेंस के टाइम में ये प्रूफ, ये किसी पर्सन ने ये स्टेटमेंट कही है ना, जो रीडर होते हैं, रीडर सबने सुना है, वो सब कुछ वहां पर लिखते हैं कि बयान क्या हुए, वो सब कुछ उसमें मेंशन करते हैं। और जो जजमेंट आती है उसमें भी सब कुछ लिखा होता है कि ये पर्टिकुलर विटनेस आया था, उसने ये बोला, ये प्रूफ हुआ, ये प्रूफ नहीं हुआ, कि क्या पर्टिकुलर रीजन था जिसकी वजह से ये डिसीजन दिया गया, और किस रेशो में हम डिसाइड करेंगे कि बोला कि रेशो डिसेंडाई का मीनिंग कि मीन रीजन फॉर विच डिसीजन, कि रीजन फॉर द डिसीजन, कि बोले व्हेनेवर जज गेट द केस डिसाइड, जब भी जज जो है वो केस डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि जब वो अपना निर्णय लेते हैं तो उस पर जो है वो निर्णय लेना पड़ता है, भले ही तो किस मामले पर निर्णय लेने के लिए, एक मिनट, ठीक है, बोला है जब भी किसी न्यायाधीश को किसी मामले पर निर्णय लेने के लिए मिलता है, यानी कि उनको डिसीजन देना पड़ता है, भले ही संबंधित कोई कानून या मिसाल ना हो, यानी कि भले ही कोई प्रेसिडेंट पहले से है या नहीं है, लेकिन फिर भी जो जज साहब होते हैं उनको ये ये जो रीजन मेंशन करना पड़ता है उस जजमेंट में कि क्या पर्टिकुलर रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने डिसीजन दिया, विच इज कॉल्ड रेशियो डिसेंडाई, ठीक है। और विक्टर डिक्टा का क्या मीनिंग होता है? विक्टर डिक्टा मीन्स मेयर से बाय द वे, कि केवल कह देने से, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन दिया, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट दे दी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई गाइडलाइन प्रिंसिपल भी दिए, कि कोई जर्नल प्रिंसिपल भी दिया जो कि सभी को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो केस के अलावा कि केवल कह देने से ही क्या बन गया, वो क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, कि दिस टर्म इज यूज टू रेफर करता है कि ऐसी स्टेटमेंट दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर केस एट हैंड, ठीक है, जो कि हार के मामले में आवश्यक नहीं है। A judge may in the judgment of the case declare some legal principle, बोला एक जज जो है वो अपना जजमेंट देते हैं तो उसके साथ साथ कोई ना कोई लीगल प्रिंसिपल भी डिक्लेयर करते हैं या प्रोनाउंस करते हैं टू बी, जो कि अप्लाइड होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, मतलब काल्पनिक स्थिति में वो लागू करने की घोषणा जो है वो करता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव मच इम्पैक्ट और अथॉरिटी, बोला है कि इसका ज्यादा प्रभाव या अधिकारी नहीं होता, लेकिन लोअर कोर्ट को फिर भी जो है वो फॉलो करना पड़ता है, कि केवल अब डिसीजन तो अलग दे दिया लेकिन उन्होंने कोई ना कोई गाइडलाइन प्रिंसिपल दे दिया, कोई ना कोई डिसीजन अपना लीगल प्रिंसिपल दे दिया, जो कि लोअर कोर्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब टाइप ऑफ प्रेसिडेंट क्या होते हैं? टाइप ऑफ प्रेसिडेंट में क्या आता है? अथॉरिटेटिव और परसुएसिव प्रेसिडेंट। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट ऐसे प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट सिंपल मीनिंग समझ आ चुका है। प्रेसिडेंट का क्या मीनिंग होता है? जो कि लोअर कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन, कहीं भी किसी को दिक्कत है जल्दी से अभी बताओ, है ना, कहीं भी कोई भी चीज समझ नहीं आई, और विक्टर डिक्टा नहीं आया, रेस्टडी काटा नहीं आया, या रेशियो डिसेंडाई नहीं आया, जल्दी से बताओ, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, एक भी वर्ड समझ नहीं आया तो बताओ जल्दी से।
ऑविक्टर डिक्टा का क्या मीनिंग होता है? मेयर से बाय द वे। इसका क्या मीनिंग है कि मेयर से बाय द से केवल कह देने से, इट मीन्स कि जो जज साहब ने कोई जजमेंट, अपनी जजमेंट के दौरान कुछ प्रिंसिपल बोल दिए, जैसे कि जज साहब ने अपना डिसीजन दिया, जैसे और कोई गाइडलाइन दे दी है ना, या कोई प्रिंसिपल प्रोनाउंस कर दी, या अपनी जज केस को प्रोनाउंस करते समय किसी को गाइडलाइन दी कि जैसे मान लीजिए कि जैसे पुलिस अथॉरिटी के खिलाफ जो है वो केस फाइल किया गया था, है ना, पुलिस अथॉरिटी के खिलाफ, और जज साहब ने बोला कि पुलिस अथॉरिटी क्या, पुलिस जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है, कस्टोडियन होता है पीपल का, जो भी जनता है उसका कस्टोडियन होता है, यानी कि उन लोगों को सभी लोगों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये किसके लिए कहा, न केवल कि उस केस में कहा, बल्कि ये क्या बन गया, जनरल प्रिंसिपल बन गया, जो कि सभी डिपार्टमेंट को, सभी पुलिस अथॉरिटी, सभी पुलिस डिपार्टमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। मीन कुछ भी प्रिंसिपल कह दिया जिसको, भले इसकी इतनी मतलब आप भले वो केस से के साथ था या नहीं था, उस जजमेंट में उस प्रिंसिपल को ऐड किया गया नहीं किया गया, लेकिन उनके कह देने से क्या बन गया, वो जनरल प्रिंसिपल बन गया, जो कि सभी को फॉलो करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट कोड को भी फॉलो करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा, जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड उन्होंने बात कही है। जैसे एनवायरमेंट का मैटर आ गया, है ना, एनवायरमेंट का कोई केस जो है वो PIL किसी ने फाइल कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन तो दिया, साथ ही साथ जो है वो गाइडलाइन इशू कर दी कि सभी जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह लगाते हैं उनको चाहिए कि वो टाइम से जो है वो इस आसपास में गंदगी फैला भी रहे हैं, तो उनको इतनी हद तक जो है वो गंदगी नहीं फैलानी चाहिए जिससे आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो जाए। तो उन्होंने जो बात कही वो क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। जजमेंट तो उन्होंने दी, लेकिन जजमेंट के साथ साथ उन्होंने कोई गाइडलाइन दिया, ठीक है, केवल उन्होंने जैसे कि जज साहब अपने डिसीजन देते हैं ना, डिसीजन देते दौरान कुछ भी उन्होंने बोल दिया वो प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है, केवल कह देने से ही ये क्या बन जाएगा कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट प्रोनाउंस करी, वही क्या बन जाएगी, कोई गाइडलाइन प्रिंसिपल जो है वो बन जाएगी, लीगल प्रिंसिपल जो है बन जाएगी। ठीक है, अब ठीक है, अब क्लियर है ना। और विक्टर डिक्टा, मेयर से बाय द वे। अब प्रेसिडेंट क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन। अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव प्रेसिडेंट, परसुएसिव का क्या मीनिंग होता है, जो कि इतने ज्यादा बाइंडिंग नहीं होते। हमने पढ़ा ना पहले, कीटन ने कहा कि जो सोर्स ऑफ लॉ है उनको टू टाइप में जो है वो कैटेगराइज किया, एक तो आपका परसुएसिव, दूसरा बाइंडिंग, ठीक है। अब अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं लोअर कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को, वेदर ये अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है। दे क्रिएट डायरेक्ट और डेफिनेट रूल ऑफ लॉ, और दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ लीगल सोर्स ऑफ लॉ, ये जो है वो फॉल होते हैं कैटेगरी ऑफ लीगल सोर्स ऑफ लॉ। ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट, ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं जो कि क्रिएट नहीं करते, डू नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन द जज। परसुएसिव प्रेसिडेंट अप्लाई होते हैं एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ जज। हाँ, ठीक है, कि परसुएसिव प्रेसिडेंट जो है वो क्या होते हैं, अप्लाइड होते हैं एज पर द डिस्क्रिशन, यानी कि जज की इच्छा पर डिपेंड करते हैं कि उनको फॉलो करना है, उनको अप्लाई करना है अपने केस में या नहीं करना है। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट ऐसे होते हैं जो कि सबऑर्डिनेट कोड को फॉलो करने ही पड़ते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव और कंडीशनल अथॉरिटेटिव में क्या डिफरेंस है, तो बोला एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट बाइंडिंग होते हैं ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट इन इन एन एब्सोल्यूट मैनर एंड इट कैन नॉट बी डिसओबे इवन इफ इट इज रॉन्ग, ठीक है। अब कंडीशनल अथॉरिटेटिव का क्या मीनिंग है, कंडीशनल अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग ऑन अदर जजेस बट can be disregarded in certain special circumstances as long as the judge show the reason। कि कंडीशनल अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि प्रेसिडेंट, ऐसे प्रेसिडेंट जो कि बाइंडिंग तो होते हैं, है ना, बट
जज की डिस्क्रिप्शन पर भी डिपेंड करते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस पर भी डिपेंड करते हैं। बस ये है कि जज को क्या करना पड़ेगा, जो जज साहब हैं उनको रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर रीजन था जिसकी वजह से मैंने ये अपना केस इस प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं किया। ठीक है। एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट क्या होते हैं, ऐसे बाइंडिंग और ऐसे बाइंडिंग प्रेसिडेंट होते हैं जो कि सबॉर्डिनेट कोर्ट को फॉलो करने ही पड़ते हैं एब्सोल्यूट मैनर, और यदि उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, डिसोबे होगा, और ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है। अब है ओरिजिनल और डिक्लेरेटरी एंड डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू साल्मन, अ डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट एक ऐसे प्रेसिडेंट होते हैं दैट सिंपली डिक्लेयर, जो कि सिंपली डिक्लेयर किए जाते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ इन अ जजमेंट। कि साल्मन के अनुसार एक घोषणात्मक मिसाल एक मिसाल है जो केवल एक फैसले में पहले से ही मौजूद कानून की घोषणा जो है वो करती है। ये केवल कानून का अनुप्रयोग है और मूल मिसाल एक नया कानून जो है वो बनाती है। ठीक है। कि ओरिजिनल और डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू साल्मन कहते हैं डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट इज अ प्रेसिडेंट दैट सिंपली, जो डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे पहले से कोई लॉ था। ठीक है। जैसे फैमिली कोर्ट का कोई डिसीजन आया, उससे रिलेटेड पहले से ही लॉ था, एग्जिस्टिंग लॉ पर बेस्ड जो है वो जजमेंट दी जाती है। लेकिन ओरिजिनल प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, जो कि मतलब जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, पहले से कोई लॉ नहीं था, ओरिजिनल प्रेसिडेंट क्रिएट किया गया और अप्लाई किए गए नए लॉ। ठीक है, समझ आया। अब फैक्टर इंक्रीजिंग द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, यहां पर बोला द नंबर ऑफ जजमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेंच दैट मेक द डिसीजन, कि निर्णय लेने वाली पीठ का गठन करने वाले न्यायाधीशों की संख्या। फैक्टर जो बोले, कुछ एक फैक्टर है जो कि इंक्रीज करते हैं द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या मतलब, कि जैसे अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट ऐसे होते हैं जो कि लोअर कोर्ट को फॉलो करने ही पड़ते हैं। बोले नंबर ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बेंच दैट मेक द डिसीजन, कि निर्णय लेने वाली पीठ का गठन करने वाले न्यायाधीशों की संख्या। एनिमस डिसीजन हैज मोर वेट, कि सर्वसम्मति से लिए गए फैसले का वजन अधिक है। या अप्रूवल बाय अदर कोर्ट स्पेशली द हायर कोर्ट, अन्य अदालतें विशेष रूप से उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदन। एनेक्टमेंट ऑफ स्टैट्यू दैट कैरिड द सेम लॉ सब्सिक्वेंटली, यहां पर बोला कानून का अधिनियम जो कि बाद में एक ही कानून को वहन करता है। ठीक है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको याद कर लेना। ओरिजिनल डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट क्या होते हैं, अथॉरिटेटिव एंड कंडीशनल क्या होते हैं। अथॉरिटेटिव बता दिए प्रियंका शर्मा जी, आपको भी समझ आ रहा है। प्रियंका शर्मा ही है ना, कौन थे वो, हाँ प्रियंका शर्मा जी। चलो, तो अथॉरिटेटिव क्या होते हैं, जो कि लोअर कोर्ट को फॉलो ही करने पड़ते हैं, वो एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट होते हैं जो कि बाइंडिंग होते हैं ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, और एब्सोल्यूट माइनर मैनर में जो है वो बाइंडिंग होते हैं। यदि उनकी अवहेलना करी जाएगी तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। कंडीशनल अथॉरिटेटिव क्या होते हैं, कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग ऑन अदर जजेस बट इट कैन बी डिसरिगार्डेड इन द सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है। अब है आपका लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का क्या मीनिंग होता है, लेजिस मीन लॉ एंड लेटम मीन मेकिंग, लॉ को बनाना। लेजिस्लेशन रेफर करता है टू द रूल और लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इन द जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट सोर्स माना गया है, सोर्स ऑफ लॉ माना गया है जूरिस्प्रूडेंस का। अब टाइप ऑफ लेजिस्लेशन, सबसे पहले आता है आपका सुप्रीम लेजिस्लेशन, दूसरा आता है आपका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन ऐसे होते हैं जो कि सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाए। ठीक है, और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऐसे होते हैं जिसको मतलब अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या आता है कि कुछ पावर डेलीगेट करेगी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को कि आप जो है वो लॉ बनाओ। ठीक है, कि जैसे लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द subordinate law making body is said the subordinate legislation. Subordinate body must have deprived its law making authority or sovereign law making body. ठीक है, कि कंट्रोल
किसका रहेगा, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी का रहेगा, लेकिन कुछ पावर को डेलीगेट कर दिया जाता है लोअर कोर्ट को, लोअर अथॉरिटी को कुछ पावर जो है वो डेलीगेट कर दी जाती है. Executive legislation. This is from the subordinate legislation where the executive is granted or confer certain rule making power in order to carry out the intention of the legislature. और colonial legislation जो है वो हमारे इंडिया में अप्लाई नहीं होता, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे. और जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या होता है, जैसे कि जुडिशरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम लेजिस्लेशन की जब हम बात करें कि कोर्ट ऑल्सो हैव अ रोल जब इनेक्ट करना होता है नया लॉ. ठीक है, दैट एड इन रेगुलेटिंग द इंटरनल अफेयर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट. कि कोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब एड करना होता है रेगुलेटिंग इंटरनल अफेयर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट्स को. ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट डिसाइड कर दिए, टाइम टू टाइम जो है वो गाइडलाइन इशू कर दी, या प्रेसिडेंट जो बना दिए, है ना, कि कोई पहले से लॉ नहीं था तो नया लॉ बना दिया कुछ टाइम के लिए. तो जुडिशियल लेजिस्लेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. म्युनिसिपल लेजिस्लेशन इज ऑल्सो पोजेस लॉ मेकिंग पावर इनेक्टेड बाय लॉ. कि कानून बनाने की पावर जो है वो किसके पास है, उप कानूनों को लागू कर, मतलब किसके पास है, लॉ मेकिंग पावर जो है वो किसी म्युनिसिपल अथॉरिटी के पास है. कि म्युनिसिपल अथॉरिटी के पास क्या होती है, लॉ मेकिंग पावर होती है और वो इनेक्ट करते हैं लॉ. एनिमस लेजिस्लेशन, अदर काइंड ऑफ लेजिस्लेशन इज एनिमस लेजिस्लेशन विच इज कंसर्न विद बॉडीज लाइक जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेशन या क्लब. ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन, जैसे कि हमने यदि आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा लीगल पर्सनालिटी वाला टॉपिक, तो ऐसे हम पर्सन किस किस को कंसीडर करते हैं, जिसके पास क्या हो, पावर हो. अब ऑटोनॉमस बॉडीज के पास पावर होती है, यूनिवर्सिटी के पास पावर है, यूनिवर्सिटी के नाम पर हम केस फाइल कर सकते हैं. कॉर्पोरेशन के पास पावर है, हम कॉर्पोरेशन पर भी केस फाइल कर सकते हैं, क्लब के पास. तो ऑटोनॉमस legislation, other kind of legislation होता है is autonomous legislation which is concerned with the bodies like universities, corporation, club. Delegated legislation, sometime legislative power may be delegate की जाती है to the certain bodies by the parliament or through the principal legislation. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होती है, एक अथॉरिटी ने, अब देखो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी डिसीजन दिए जाते हैं ना वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू दिए जाते हैं, कि कुछ कुछ पावर डेलीगेट करती है कि आप ही लॉ बनाओ, आप ही लॉ बनाओ. डेलीगेट का मीनिंग क्या होता है, लॉ बनाने की पावर को डेलीगेट करना, किसी पर्सन को दे देना, जैसे किसी अथॉरिटी को दे देना, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को दे देना. हाँ, ऑटोनॉमस खुद के, हाँ ऑटोनॉमस बॉडी के खुद के रूल्स होते हैं, बिल्कुल. जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी होगी, कॉर्पोरेशन होगी, एक कंपनी होगी, कंपनी के भी खुद खुद के रूल होते हैं, उनको भी हम ऑटोनॉमस बॉडी के, सॉरी हाँ, उसको भी उसकी भी अपनी स्पिरिचुअल लीगल आइडेंटिटी होती है. ठीक है, ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन. अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, समटाइम लेजिस्लेटिव पावर में बी डेलीगेटेड टू द सर्टेन बॉडीज बाय द पार्लियामेंट थ्रू द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन. ठीक है, अब कस्टम को एज अ सोर्स हम किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं. कस्टम रेफर करता है कोड ऑफ कंडक्ट दैट एक्सप्रेस. अब कस्टम क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि बहुत सालों से आपने कुछ चीज फॉलो करी, आपके एरिया में कोई कस्टम जो है वो यूज होता था, चलता था, उसको बहुत सालों से किसी ने नहीं रोका टोका. जैसे लॉर्ड शिवा एंड मां पार्वती जी की शादी हुई थी, 7 फेरों से हुई थी, और आज भी लोग क्या कर रहे हैं, 7 फेरों से ही शादियां कर रहे हैं अपने अपने कल्चर के हिसाब से. ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ 7 फेरों से ही शादी होती है. तो ऐसे हम उसको क्या बनाते हैं, कस्टम बन गया ये, और बाद में हमने लॉ भी बना दिया, हिंदू मैरिज एक्ट में उसको लॉ भी बना दिया कि कस्टम कैसा होना चाहिए. सबसे पहले वैलिड कस्टम के लिए रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, कि रीजनेबल होना चाहिए. द कस्टम मस्ट बी रीजनेबल और प्रैक्टिकल एंड मस्ट कंफर्म विद द बेसिक मोरालिटी प्रिवेलिंग द मॉडर्न डे सोसाइटी. एंटिक्विटी होनी चाहिए. एंटिक्विटी मतलब इसको बहुत सालों से जो है वो प्रैक्टिस किया गया ना चाहिए, प्रैक्टिस फॉर टाइम इमेमोरियल.
कि अनादिकाल से बहुत टाइम से जो है उसको फॉलो किया जा रहा हो। सर्टेनिटी होनी चाहिए, द कस्टम जो कैसे होनी चाहिए, मस्ट बी क्लियर होने चाहिए, अनएम्बिगुअस होने चाहिए, कोई भी अस्पष्टता उसमें होनी ही नहीं चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल अनएम्बिगुअस होने चाहिए, एम्बिग्विटी कुछ नहीं होनी चाहिए इसमें। और कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूट, विधियों के अनुरूप होने चाहिए, कोई भी रिवाज जो है वो देश के कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कोई भी कस्टम है जो कि कानून के खिलाफ, तो कस्टम होना ही नहीं चाहिए। कंटिन्यूटी इन प्रैक्टिस, ओनली not only the custom must be practiced for a time immemorial, यानी कि न केवल रिवाज को प्राचीन काल के अभ्यास किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें बिना किसी रुकावट के भी जो है वो अभ्यास किया जाना चाहिए, कि बहुत सालों से जो है वो फॉलो किया गया, विदाउट इंटरप्शन जो है उसको फॉलो किया। और मस्ट नॉट बी अपोजिट टू द पब्लिक पॉलिसी, कस्टम ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो कि अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी हो, है ना, कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। तो कस्टम कैसा होना चाहिए, जो कि सब लोग फॉलो करें, रीजनेबल होना चाहिए, काफी टाइम से फॉलो किया जाना चाहिए, और मस्ट बी जर्नल और यूनिवर्सल होना चाहिए, कि कस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि जर्नल है, सार्वभौमिक है, सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अब टाइप ऑफ कस्टम में क्या आता है कि कुछ कस्टम ऐसे होते हैं जो कि विदाउट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी कि यदि आप उसकी अवहेलना कर भी दोगे तो आपके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं होगा, बस इतना ही क्या होगा कि आपको सोसाइटी से बाइकआउट कर दिया जाता। इसके अलावा कुछ ऐसे कस्टम होते हैं जिनकी अपनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है, कि कुछ कस्टम ऐसे होते हैं जिनकी अपनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होती है, जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, यहां पर बोला कि कस्टम का क्या मीनिंग है, जो फॉलो किए जाते हैं, लॉ के द्वारा उनको फॉलो करवाया जाता है, जिसको हम कस्टम विद बाइंडिंग ऑब्लिगेशन कहते हैं, कि यदि आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो लॉ के द्वारा, जिन मतलब ऐसे कस्टम जिनको कानून के द्वारा मान्यता मिल गई है, ठीक है, उसको फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। और बोला देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ कस्टम है जो कि बाइंडिंग, अब बाइंडिंग ऑब्लिगेशन और नॉट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन समझ आ गया। विदाउट अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, कि यदि आप उनको फॉलो नहीं करोगे आपको कुछ कोई नहीं बोलेगा, है ना, जैसे कि आपका कोई कस्टम है, यदि आप उसको फॉलो नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, सोसाइटी से आपको बाइकआउट कर दिया जाएगा, समाज आपको गलत कहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसे कस्टम जिनको बाइंडिंग, जिनकी बाइंडिंग फोर्स है या जिनकी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, जो लॉ के द्वारा उसको मान्यता मिल गई है, तो ऐसे कस्टम जो कि फॉलो करने ही पड़ते हैं, और इसको भी फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया है, लीगल और कन्वेंशनल। लीगल कस्टम जिनको जो कि एब्सोल्यूट इन सैंक्शन होते हैं, यानी कि कानून के द्वारा मान्यता मिल गई, और दे आर ऑब्लिगेटरी नेचर होते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं यदि कोई पर्सन कस्टम को फॉलो नहीं करे। और टू टाइप ऑफ लीगल कस्टम होते हैं, आर द जनरल कस्टम और लोकल कस्टम। जनरल मीन सभी के लिए इक्वल है, इन्फोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, और लोकल कस्टम जो कि किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए। कन्वेंशनल कस्टम ऐसे होते हैं जो कि एनफोर्सिबल होते हैं यदि आप उसको एक्सेप्ट करोगे किसी एग्रीमेंट को तभी, जैसे कि आपके ट्रीटीज वगैरह हो गई। हाँ हाँ, जो कि लॉ का रोल नहीं होता कहां पर, जब कस्टम विदाउट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन हो तो, ठीक है, कि बिल्कुल सोसाइटी, जैसे अब समाज में आप चलो ना, जैसे कि अपनी अपनी एरिया में अपनी अपनी रीति रिवाज होते हैं, कोई पर्सन जो है वो जैसे कि मैरिज करवा रहा है या कुछ भी करवा रहा है, तो सोसाइटी के मतलब रीति रिवाजों के के रूप में नहीं करवाएगा, ठीक है, रीति रिवाजों के अगेंस्ट जाके करवाएगा, तो सोसाइटी वाले बातें करते हैं, हाँ, चार लोग क्या कहेंगे वाली वो बात, है ना, तो बस वही है। इसके अलावा कन्वेंशन कस्टम ऐसे कस्टम होते हैं जो कि इनफोर्सेबल होते हैं ओनली ऑन एक्सेप्टेंस, कि जब आप किसी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कन्वेंशनल कस्टम ऐसे कस्टम है जो कि एग्रीमेंट का क्या होते हैं, कि एग्रीमेंट का रूप होता है, जैसे मान लीजिए कि दो पार्टी के बीच में कोई कस्टम, जैसे कि ट्रीटीज हम लेते हैं, ट्रीटी भी आपका कन्वेंशनल कस्टम में आ जाता है, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ, यदि आप उसको एक्सेप्ट करते हो तभी ये इन्फोर्सेबल होते हैं, आप पर अदरवाइज नहीं होते। सच एज अ कस्टम ओनली इन्फोर्सेबल ऑन द पीपल who are parties to the agreement or incorporating। टू टाइप ऑफ कस्टम होते हैं, कन्वेंशनल और जनरल कस्टम।
ठीक है। जनरल कस्टम ऐसे कस्टम होते हैं जो प्रैक्टिस किए जाते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी, और लोकल कन्वेंशनल कस्टम जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए जो है वो फॉलो किए जाते हैं। हाँ, लोकल जो है वो स्पेसिफिक एरिया के लिए होते हैं, और जनरल जो है वो ऑल एप्लीकेबल होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा सेशन यहीं तक रहता है, और कल हम डिस्कस करेंगे स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। और कहीं भी एक बार खुद से नोट्स देख लेना, ठीक है, शाम तक मैं अपलोड कर दूंगी। और कल वाले भी देखना, जो बुक्स वगैरह कुछ न्यू ऐड करा है मैंने, ठीक है, जो कि मैंने कल वाले सेशन में नहीं करवाया था, जो कि मैंने नोट्स में आपको अपलोड कर दिया है, तो उसको भी देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रेखा जी। चलो, मिलते हैं कल।